इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सरकार को इसको लागू करने में क्यों दिलचस्पी हुआ? जब आदमी मेंटली इल हो जाता है तो उसको मेडिसिन की जरूरत है क्या, या उसको उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए उसको? आप मैकेनिकल इंजीनियर, इसका प्रशासनिक सेवा में क्या उपयोग है? May I come in, sir? आइए आइए Yes, come in. आइए। Good morning, sir. अरे अरे क्या बात है, आइए आप तो आए ही थे, बैठो। चलिए। Thank you, sir. आपका तो बात हो ही गई, लेकिन ग्रेजुएशन कहाँ है, कहाँ से किए हैं आप? सर जामिया मिलिया इस्लामिया से 2019 में मैंने ग्रेजुएशन किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अच्छा, और आपका ये जो है क्या कहते हैं, कहाँ पे है ये जामिया मिलिया इस्लामिया, कहाँ है? सर ये जामिया नगर में है, न्यू दिल्ली में। कब स्थापना इसकी हुई थी? सर इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। 35 में। इसका सर। पहला सेंटर कहाँ था? सर सबसे पहले ये करोल बाग में था, उसके बाद से इसे ओखला में शिफ्ट किया गया। आई एम सॉरी सर, सबसे पहले ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था, जिसके बाद से इसे शिफ्ट किया गया 1925 में ओखला में। उसके बाद से उसे प्रमुख लोग इसमें दो चार आदमी जो जिनका रोल रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने में, जी सर। उनका नाम बता दीजिए। सर डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, हाँ। मौलाना मोहम्मद जौहर थे, महात्मा गांधी भी इसमें इन्वॉल्व थे। थे। जी सर। चलिए बढ़िया। ये तो इसका निर्माण तो हुआ पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा हुआ निर्माण। जी सर। इसके कंट्रोलिंग शिक्षा विभाग है या माइनॉरिटी वेलफेयर है, कौन है जो यूनिवर्सिटी को कंट्रोल, फाइनेंशियली कंट्रोल करता है? जी सर। Who controls the जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी? सर वित्तीय प्रबंधन कौन करता है? हमको वेतन कहाँ से मिलता है ये तो देखना पड़ेगा ना। जी सर। जो वित्तीय है वही मेरा है, सब कुछ है। जी सर। कौन करता है? शिक्षा विभाग करता है कि माइनॉरिटी जो है वेलफेयर डिपार्टमेंट वो करता है? तो जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है जो 2012 में बना, तो जो माइनॉरिटी विभाग है उसे करना चाहिए। नहीं नहीं, शिक्षा विभाग करता है इसको, ज्यादा आप ये मत घबराइए मत। थैंक यू। आपका है ड्रेन थ्योरी जानते हैं? जी सर, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। हाँ, क्या है? तो ये दादा भाई नौरोजी ने दी थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो ब्रिटिश शासन है वो इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहा है, यानी इंडिया का जो वेल्थ है इसे ब्रिटेन में भेजा जा रहा है, जिसके बदले में इंडियंस को कुछ नहीं मिल रहा है। दादा भाई नौरोजी के बारे में 4 लाइन बता दीजिए। 4 लाइन्स रिगार्डिंग दादा भाई नौरोजी। जी सर। तो सबसे पहला, वो अर्ली फाउंडिंग मेंबर्स थे कांग्रेस के। दूसरी बात कि जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट था उसमें वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से उन्हें चयनित किया गया था। चयनित किया गया था कि इलेक्शन में उन्होंने जीते थे? हम सॉरी, उन्होंने इलेक्शन जीता था। ठीक है। तो जहाँ तक मुझे याद है 3 बार उन्हें 3 बार उन्होंने प्रिसाइड कौन किया। कौन सेशन में रहे? कौन कौन सेशन में रहे? एक तो 1906 में रिकॉल कर पा रहा हूँ। हम और सॉरी आगे सर, का? एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। अच्छा, भारत भूटान द्विपक्षीय संबंध जी सर। के बारे में आपको क्या जानकारी? भूटान किधर है? तो भूटान नॉर्थ ईस्ट सेक्शन ऑफ भारत के नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डिंग है, border बनाता बॉर्डिंग है। कंट्री है। जी सर। या द्विपक्षीय जो संबंध है उसके बारे में 4-5 लाइन बताइए। कब से स्टार्ट हो गया? When it started by bilateral relation between India and Bhutan? सर मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं मालूम है कब से ये स्टार्ट हुआ, तो बता दीजिए, नहीं यार है तो जनरल बता दीजिए। लेकिन भूटान के साथ हमारा हिस्टोरिकली कल्चरल फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग है, बुद्धिज्म के प्रेजेंस की वजह से। भारत में कई सारे भूटान और भारत में कई सारे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें औपचारिक राजनयिक संबंध भूटान से मेरा कब से प्रारंभ हुआ? Which year? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं मालूम। व्यापारिक संबंध भी रहा, जल विद्युत परियोजना जी सर। चूंकि पहाड़ पे बसा हुआ, ये कब से हुआ भूटान का? तो मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं मालूम है, लेकिन कई सारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हमने नहीं, लगाया। नहीं नहीं नहीं, जो हमारा संबंध जो हुआ स्टार्ट हुआ है जी सर। तो कब से? ऐसे आपने तो बताया, ईयर नहीं बताया, चलिए कोई बात नहीं।
कब से राजनयिक है ये नहीं, अब कब से मेरा जो उनसे व्यापारिक समझौता हो। ये तो सॉरी सर, फैक्चुअल डिटेल्स मुझे देखने की जरूरत है। भूटान पे, भारत और भूटान संबंध में चाइना एक फैक्टर है। जी सर। ये व्हाट इज दिस फैक्टर? सर चाइना की जो 5 फिंगर्स पॉलिसी है, हाँ। उसमें वो भूटान को वो एक अपनी उंगली की तरह देखता है। इस वजह से वो भूटान पर कंट्रोल पाना चाहता है अपना हेजेमनी को बढ़ाने के लिए। और हमारा जो पॉलिटिकल रिलेशन है जी सर। भूटान से, जी सर। जो हमारे संरक्षण देने के बाद कुछ कुछ कंट्री को हम संरक्षण भी देते हैं, अगर जरूरत इसको पड़ा तो मिलिट्री संरक्षण भी देते हैं। ये भी एक समझौता भूटान से हुआ। जी सर। जानते हैं कब से हुआ, क्या हुआ? नहीं। सर एग्जैक्ट फैक्ट्स मुझे नहीं अच्छा, मालूम। ये Sorry, सर। यूपीआई, जी सर। यूपीआई क्या है? सर यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जिसके थ्रू वो कब किसी से भी बैंक प्रारंभ हुआ? अकाउंट से लेकर कब से प्रारंभ? 2016 से यूपीआई प्रारंभ हुआ है, लेकिन इसकी जो शुरुआत 2013 से ही हो गई थी, लेकिन मास लेवल पे अडॉप्शन 2016 से स्टार्ट हुआ है। यूपीआई 1 2016 से, यूपीआई 2 कब से? आई एम सॉरी सर, का मुझे आइडिया नहीं। नहीं, ये आइडिया नहीं। चलिए, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया जी पोस्ट पेमेंट बैंक, ये कब प्रारंभ हुआ और व्हाट इज द मोटो? सरकार को इसको लागू करने में क्या दिलचस्पी, क्यों दिलचस्पी हुआ? सर लागू कब हुआ ये तो मुझे हाँ बताइए, मालूम क्या नहीं। है वो बता दीजिए, वो भी हम लोग को चलेगा क्या। सर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक ऑब्जेक्टिव था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना है, और खास तौर से जो रूरल एरियाज हैं जहाँ तक बैंकिंग नेटवर्क नहीं जा पाए हैं, वहाँ तक उन्हें फैलाना था, सेविंग्स को बढ़ाना था, ये ऑब्जेक्टिव। पीएसयू, जी सर। पीएसयू क्या है? सर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वैसी बॉडीज है जिसमें जो गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो 51% से ज़्यादा होता है। उसमें 2-3 तरह का लोगों ने उसको डिवाइड किया, जी उसके अपना मैनेजमेंट पे, उसको फाइनेंशियल बैंकिंग पे, लेन देन पे, तो क्या क्या है उसमें? सर जहाँ तक मुझे याद है गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजिक पीएसयूज को डिक्लेयर किया था कई सारे, तो कुछ बैंकिंग के फील्ड में कुछ है। आई एम सॉरी सर, एग्जैक्ट सेग्रीगेशन मुझे नहीं मालूम। हाँ, साइकोलॉजी, जी सर। फ्राइड, नाम सुना है साइकोलॉजिस्ट? यस सर। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी में? जी सर। सर साइकोलॉजी में एक स्कूल है साइको एनालिस्ट का, उसके वो फाउंडर माने जाते हैं। इसके अलावा सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थ्योरीज दी थी, जिसमें उसने इंसान का जो विकास होता है पर्सनालिटी का, उसको 5 अलग अलग स्टेजेस में बांटा है। उनकी थ्योरी का इस्तेमाल कई सारे थेरेपी में भी किया जाता है। मेथड्स ऑफ लर्निंग क्या है? सर लर्निंग के कई सारे टेक्निक्स होते हैं जिनके थ्रू सीखा जा सकता है। उसमें से एक ऑपरेशनल कंडीशनिंग आता है, में एक सोशल लर्निंग आता है जिसके थ्रू हम देखकर ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीख सकते हैं। कुछ एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग आता है जहाँ जो हम बिहेवियर चाहते हैं उस बिहेवियर को हम रिवॉर्ड करते हैं, जिसकी वजह से वो बिहेवियर और ज़्यादा रीइंफोर्स हो जाता है। और लर्निंग बाय डूइंग कुछ होता है क्या? जी सर। ये क्या होता है? सर लर्निंग बाय डूइंग को एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोला जाता है, जहां हम किसी भी वर्क को ऑब्जर्व करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हम समझते हैं कि वो उस कार्य को किस तरह से किया जा रहा है, और एक बार हम उसे करते हैं तो वो हमारे कॉग्निशन का पार्ट बन जाता है। हम समझ पाते हैं कि उसे किस तरह हमने किया, और वो हमारे मेमोरी का पार्ट बन जाता है, जिसकी वजह से हम अगर वो चीज़ दोबारा करना चाहेंगे तो काफ़ी आसानी से हम कर पाएंगे। साइकियाट्री? सर साइकेट्री एक क्लिनिकल फील्ड है साइकोलॉजी का, जहाँ मेडिसिन्स के साथ जो पेशेंट्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, और इसमें शॉक थेरेपी भी दी जाती है। इसमें हाई डोजेज की मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट दिया अच्छा, जाता है। इसमें जब आदमी मेंटली इल हो जाता है जी सर। तो उसको मेडिसिन की जरूरत है क्या, या उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए उसको? आपका जो जवाब दिया उसमें आपका ज़्यादा जोर था शॉक पर, हाई पावर मेडिसिन पर, इसी पर था। जी सर। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पर कुछ आपका जोर नहीं था इसके बारे में। जी सर। सर क्योंकि ये हमारे तो आपने जो बताया है इलाज, वो सब तो मोटा मोटी पागल, शौक तो दिया जाता है पागल आदमी को। जी सर। लेकिन कुछ लोग मेंटली इल हो जाते हैं, वो पागल नहीं होते हैं। जी सर। हमेशा बुझा सा रहना, अपने आप में सीमित रहना, और जो पागलपन की सीमा पर जाते हैं वो किसी को हार्म पहुंचाते हैं, जी सर। ये सब करते हैं वो।
तो ये साइकेट्री में ठीक है, मेडिसिन भी उसका एक पार्ट है, बट साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पार्ट है या नहीं? जी सर, पार्ट है उसका। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं, वो थेरेपी करते हैं, लेकिन जो साइकाट्रिस्ट होते हैं वो एडिशनल लेवल पर वो मेडिसिन देते हैं। वो अच्छा, साइकेट्रिस्ट अलग होते हैं और साइकोलॉजिस्ट अलग होते हैं, जी सर। काउंसलिंग वाले अलग होते हैं, दोनों जी का सर। अलग अलग रोल है। जी सर। आईक्यू क्या होता है? आईक्यू सर इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट क्वोशेंट होता है जो हमें बताता है कि हमारे उम्र के हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला क्या है उसका? सर वो होता है कि हमारी जो इंटेलेक्ट है, हमारा जो वो इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट है वो हमारे उम्र के बाकी लोगों के हिसाब से कितना है। मतलब हमारा जो फॉर्मूला होता है निकालने का कि मेरा जी सर। आईक्यू क्या है, इनका आईक्यू क्या है, निकालने का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू फल्ला बटा फल्ला जी सर। गुना फल्ला। क्या होता है वो? सर वो रेशियो होता है हमारे ब्रेन के एज का वर्सेस हमारे बायोलॉजिकल एज का। कैसे निकालते हैं ब्रेन एज और बायोलॉजिकल एज? सर जो बायोलॉजिकल एज है उसके लिए हम वो तो हमारा एज क्या है? जी सर। जो मेरी उम्र है वो मेरा बायोलॉजिकल एज हो गया। जी सर। और दूसरा क्या बोले, कौन एज बोले आप? सर एक जो हमारा मेंटल क्वोशेंट होता है उसमें हम पता लगाते हैं। उसके लिए एक आईक्यू टेस्ट होता है जिसको मेंसा जैसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस कराती हैं। उसके बेसिस पे हमें पता लगता है कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उस परफॉर्मेंस को मैच किया जाता है हमारे एज के सभी लोगों से। और अगर हमारा परफॉर्मेंस और आपने कुछ बोला ना, एक बायोलॉजिकल एज होता है, एक मेंटल एज होता है। मेंटल एज कैसे निकालते हैं? सर मेंटल एज के लिए हम टेस्ट करते हैं, अलग अलग रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चंस देते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। जी सर। और उसका फिर फॉर्मूला बता दीजिए। आप जगह पर पहुंच गए हैं, केवल फॉर्मूला बता दीजिए कि क्या होता है मेंटल एज बाय बायोलॉजिकल एज की बायोलॉजिकल एज बाय मेंटल एज इनटू समथिंग। सर जो ऊपर होता है वो हमारा ऊपर जो होता है वो हमारा मेंटल हो गया, और जो नीचे हो गया वो बायोलॉजिकल हो गया। उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आईक्यू आता है वो अराउंड। यही फॉर्मूला आप जानना चाह रहे थे? जी सर। अभी मुख्यमंत्री यात्रा पर हैं, कहाँ हैं? सर मुख्यमंत्री अभी पूर्वी चंपारण में है, जहाँ तक मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। क्या क्या हुआ था, कुछ हुआ है? अच्छा सर कल जो मैंने पेपर में पढ़ा था कि आज नहीं पढ़ सके? सर आज भी मैंने पढ़ा था। तो कल शिवलिंग से संबंधित कुछ है जानकारी? सर 35 फीट का शिवलिंग को, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, उसे स्थापित किया गया पूर्वी चंपारण में। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी जी सर। क्या होते हैं? सर इलास्टिसिटी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसमें हम डिफॉर्मेशन करते हैं तो वो कितनी आसानी से अपने पुराने स्टेज को पर वापस आ सकता है। ये होती है इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी वो स्टेज होती है जिसमें जो डिफॉर्मेशन है वो वापस रिस्टोर नहीं हो पाता है। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इसका प्रशासनिक सेवा में क्या उपयोगिता है? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काफ़ी उपयोगिता है, चाहे वो कहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हो। बताइए, खाली ये बता दीजिए। सर जैसे पुलिस सर्विसेज में जो फॉरेंसिक एनालिसिस होती है उसके अंदर हम लोग काइनेटिक इम्पैक्ट को यूज़ करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगा सकते हैं। अब किस ट्रेन में कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करना है, वो 2 स्ट्रोक होगी 4 स्ट्रोक होगी, इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो फॉरेंसिक में जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनकी डेथ कब हुई है ये पता लगाने के लिए भी जो हम थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल लगा सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम और एक्यूरेटली जान सकते हैं कि उनकी मौत कब हुई है। चलिए, गजा में बहुत ये हुआ विनाशकारी दृश्य है। जी सर। क्या है ये मामला? सर गाज़ा में 7 अक्टूबर 2023 को मिशन अल-अक्सा फ्लड हमास ने किया था, जिसकी वजह से जो कई सारे इजरायली सिटीजन्स हैं, लगभग 1400, उनकी मौत हो गई थी और कई लोगों को हॉस्टेज लेकर उन्होंने हॉस्टेज बना लिया था। उसके बाद से इजराइल ने कई सारे मिलिट्री अटैक्स किए हैं उनके ऊपर, जिस वजह से वहाँ बहुत ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वाली सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है और तब से वो जंग चली जा रही है। और इस्राइल का क्या कहना है, किस बात को लेकर दोनों में विवाद है? इस्राइल का क्या कहना है और फलस्तीन का क्या कहना है? तो इजराइल का ये कहना है कि ये उनका जेविश जो होमलैंड है और इस वजह से उनकी ओनरशिप है उस ज़मीन पर, जबकि फ़िलिस्तीनियों का कहना है कि वो काफ़ी समय से इस ज़मीन पर है और बिना उनके सहमति से उनसे ये ज़मीन छीनी नहीं जा सकती है। कौन सी जगह दोनों के लिए महत्वपूर्ण है? जेरूसलेम का जो हिस्सा है
वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ अल-अक्सा मस्जिद है जो कि मुस्लिम्स उसको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं। फिर वहाँ क्रिश्चियन के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। जी सर वहाँ सोलोमन का सैक्रेड टेम्पल है। और बताइए, वेनेजुएला, जी सर। अमेरिका और पूरा विश्व, क्या है मामला? सर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के थ्रू जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे उनको कैप्चर कर लिया है और उनके ऊपर ड्रग्स ट्रैफिकिंग और नार्को ट्रैफिकिंग का इल्ज़ाम लगाया है। और तो इस वजह से ये चीज़ काफ़ी न्यूज़ में है। डोनाल्ड ट्रंप ने मॉनरो डॉक्ट्रिन का भी इस्तेमाल किया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है उसमें वो किसी तीसरे पार्टी को आना श्रीलंका के में अभी कौन गवर्नमेंट है? आई एम सॉरी सर, याद नहीं। श्रीलंका के हेड ऑफ द स्टेट कौन है? आई एम सॉरी सर, मुझे नाम नहीं याद है अभी। चलिए, नेपाल के कौन है हेड ऑफ द स्टेट? आई एम सॉरी सर। बांग्लादेश के कौन है? सर बांग्लादेश में तो जो सलाहकार है वहाँ के, वो तो मोहम्मद यूनुस है अभी करेंटली। यही आंसर। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। आपका इंटरव्यू हो गया। ठीक है। थोड़ा उसमें जो हम पूछे हैं जनरल न्यूज का भी है, इकोनॉमिक्स का भी है, थोड़ा उसको और थोड़ा डिटेल में कर लीजिए आप लोग। जी सर, फैक्ट्स मुझे काफ़ी कम याद है, तो मैं उस पर काम करूँगा। हाँ, थोड़ा और उसको कर लीजिएगा, थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा। जी सर। इससे अच्छा जी तो हम लोगों ने देखा था, कल भी देखा था। जी सर। अच्छा, आज भी अच्छा है। तो फिर आपका तो 24 को सेकंड हाफ में। हाँ ठीक है। आप कुछ बताइए। आवाज तो जल्दी मत बोलो। हम जानते हैं, इसका मतलब थोड़े है कि हम नंबर पे अच्छा जाए जी सर। एकदम लगे कि देखिए होता क्या है कि वो आदमी अपने कमी को छुपाने के लिए कभी हाथ हिलाएगा, कभी ये बोलेगा, कभी सुना देगा, कभी बाले करेगा, कभी ये करेगा, और कभी जोर से बोलेगा, कभी धीरे बोलेगा। वो आदमी जो कॉन्फिडेंट फुल्ली है, कॉन्फिडेंट क्वेश्चन पूछेगा, उसका जवाब अदब से उसका बढ़िया तरीका से दे देगा, उसको माना जाता है कि ये बेहतर। हमको लगता है कि थोड़ा सुधार कर दीजिएगा। जी सर। तो इतना स्मार्टनेस है, इतना ज्ञान है। जी सर। थैंक यू। थैंक यू। कुछ पूछना है? सर ये इनफॉर्मल नहीं लग रहा ना, ये जो नहीं ठीक है, तो कल ही बोले अच्छा है ये। नहीं। अगर आप ब्लू सिलवा सकते हैं या ब्लैक सिलवा सकते हैं तो सिलवा लीजिए, जी सर। है ना? अब कहाँ समय है? 24 को तो इसी 24 को है ना। तो 24 अरे को। रेमंड्स का मिला, पार्क एवेन्यू का बना बनाया मिलता है, जाकर के ले ले। ठीक है, पर वो देखिए ये ऐसा नहीं है। आप शरीर आपको भगवान ने दिया बढ़िया, आप कपड़ा बढ़िया पहने हुए, कपड़ा खराब नहीं है। अगर आपको इन्होंने सलाह दिया तो इनका भी बात मान लीजिए। अगर लगे कि आप 24 से पहले 23 तक थोड़ा एक बार पहन के देख लेना पड़ेगा। शरीर है, कपड़ा कभी इचिंग देता है, नया कपड़ा कभी इचिंग करता है, ये सब भी देख लीजिएगा। ये सब ठीक रहेगा तो ले लीजिए। कपड़ा जितना सुंदर से सुंदर पहनिए, ठीक है, बढ़िया। थोड़ा लेकिन चेहरा अभी आपका हमको लगता है थोड़ा लग रहा है सिकुड़ गया, ठीक है। दबाव आ रहा तो सिकुड़ना नहीं चाहिए। फैक्ट्स में मुझे काम करने की जरूरत है। ठीक है, बढ़िया। बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू।